हेलो ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रिज़ल्ट है या उसकी जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में शो की थी और उसको बताया था कि उसकी जो डेरिवेशन है वो हम अभी नहीं करेंगे, नॉट इन द सिलेबस राइट नाउ, बट इन 5th सेमेस्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री यू विल डू दैट। ओके, हम उसकी डेरिवेशन करेंगे, 5th सेमेस्टर में करेंगे। अभी जो आपके सामने है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए, एक होते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं कोई भी उसका कोना पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई भी एक कॉर्नर उसका, तो वहाँ से 3 एक्सिस बनती दिखाई दे रही होंगी आपको। एक एक्स लगा लो, एक वाई, एक जेड, ठीक है। यानी कि क्यूबिकल टाइप की चीज़ को एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद ले लेते हैं, एक्स वाई जेड की मदद ले लेते हैं। और अगर चीज़ हो आपके पास गोलाई वाली, सर्कुलर या स्फीरिकल, ठीक है, एटॉमिक स्फीयर की तरह है, इलेक्ट्रॉन भी एक छोटा स्फीयर होगा, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपके सामने है 1/r² करली बाय करली r स्क्वेयर करली साई बाय करली r प्लस 1/r² साइन थीटा करली बाय करली थीटा साइन थीटा करली साई बाय करली थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वेयर थीटा करली स्क्वेयर बाय करली फाई स्क्वेयर साई प्लस 8 m बाय h स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहाँ m की जगह आप म्यू कर लीजिए, m की जगह आप म्यू कर लीजिए, ठीक है, m भी लिख सकते हैं। और अगर म्यू लिखेंगे तो फिर म्यू इज इक्वल टू आपको बताना पड़ेगा कि m1 m2 बाय m1 प्लस m2 है, ठीक है, म्यू। तो m1 क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, m2 क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसे 3 टुकड़ों में या 3 वेरिएबल्स में इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। आर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, एक आपको थीटा दिखाई दे रहा है और एक आपको फाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको 3 वेरिएबल्स के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स को अलग अलग करके इस इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है और इसके लिए हम एक वेव फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है साई, जो कि पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया था मैंने। एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, यानी कि आर थीटा और फाई पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और थीटा और फाई क्या है, एंगल। आर क्या है, रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड थीटा फाई आर द एंगल्स। और साई इन तीनों पर डिपेंड करेगा। साई इज द फंक्शन ऑफ दिस 3, आर थीटा एंड फाई। एंड इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या यूज़ किया है, कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई, ठीक है। जो कैपिटल आर है ये किसका फंक्शन है, छोटे आर का, स्मॉल आर का। कैपिटल थीटा है जो स्मॉल थीटा का फंक्शन है। कैपिटल फाई जो है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो स्मॉल है, ठीक है, वो स्मॉल फाई का फंक्शन है। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आर आर है इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर्स एन एंड एल। एन एल एम एस चारों क्वांटम नंबर हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आर आर जो है वो डिपेंड करेगा एन एल पर। थीटा थीटा जो है, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन एल एंड एम। और जो फाई फाई है इट डिपेंड्स अपॉन एम, फाई इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों कुछ क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इस पहली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं,
आर के पैर में NL, थीटा के पैर में LM, फाई के पैर में M। ठीक है, बाकी तो सेम है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर्स, तो हमने वो क्वांटम नंबर उसके नीचे लिख दिए। तो देखिए इसके दो पार्ट यानी कि हैं, एक है रेडियल पार्ट और दूसरा है एंगुलर पार्ट। और एंगुलर वेव फंक्शन कौन सा है, ये थीटा और फाई वाला। और रेडियल वेव फंक्शन किसको बोलते हैं, इस आर को बोलते हैं, रेडियल पार्ट को बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। इट इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर, इसलिए इसको रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए रेडियल वेव फंक्शन की डेफिनेशन। द रेडियल वेव फंक्शन गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखिएगा, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या बताता है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है न्यूक्लियस से डिस्टेंस r पे। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहा, R इज इक्वल टू RNLR, आप पिछली इक्वेशन में देख चुके हैं। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। इसको यहाँ समझने के लिए मैंने पिछली 2 स्लाइड्स ली थी। ठीक है, सो एंगुलर वेव फंक्शन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ थीटा थीटा एंड फाई फाई। और थीटा थीटा एंड फाई फाई के प्रोडक्ट को हम वाई थीटा फाई से भी लिख सकते हैं, वाई ब्रैकेट में थीटा फाई से लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ थीटा थीटा फाई फाई। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू थीटा LM थीटा फाई M फाई। पिछली इक्वेशन ये देखिए, पिछली स्लाइड में देख लीजिए एक बार, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये चीज, यही चीज यहाँ पे है, बस वाई थीटा फाई की टर्म्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। एक और चीज याद रखिएगा, एंगुलर वेव फंक्शन जो है शेप्स के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, एंगुलर वेव फंक्शन जो है शेप्स के बारे में जानकारी देता है। अब देखिए आपके पास है आगे ऑर्बिटल है, एक तरफ रेडियल पार्ट है और एक तरफ एंगुलर पार्ट है। रेडियल पार्ट वही RR, एंगुलर पार्ट वाई थीटा फाई। तो आपको क्या करना है, 1s और 2s का ये रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट याद रख लेना है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि इनमें से एक पार्ट जो है क्वेश्चन में 1 मार्क में पूछा गया था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक 2p का और देख लीजिएगा, चाहे 2p का और देख लीजिएगा, ये कम से कम 3 याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 3 आप याद रख लीजिएगा, 2p का आप बुक से देख लीजिएगा। 1s का रेडियल पार्ट क्या है, 2z/a0 3/2 e⁻ -zr/a0, और एंगुलर पार्ट है 1/4 पाई 1/2। अभी देखिए ये कहाँ से आए, ये तो हमारा अभी लक्ष्य नहीं है, तो बस आप इनको अभी फ़िलहाल याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करने पर ही ये चीज़ें निकल करके आई हैं, तो वो तो नहीं हमें करना। और 2s के लिए भी अगर याद रख सके तो आप कीजिएगा। रेडियल पार्ट तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, z/2a0 2 -zr/a0 e⁻ -zr/2a0, और एंगुलर पार्ट सेम है 1/4 पाई की पावर 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। 2p के लिए भी देख लीजिएगा एक बार। और रेडियल वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एंगुलर वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बातें जरूर याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है रेडियल वेव फंक्शन, और शेप्स बताता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है एंगुलर वेव फंक्शन। ये 2 बातें आपको जरूरी तौर पर, आवश्यक तौर पर याद रखनी है। यहाँ पे आपको 1s 2s और 2p का भी देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों पार्ट, इन दोनों के दोनों पार्ट, इन तीनों के दोनों पार्ट आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद है देखिए इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशंस, यानी कि जो हमने पढ़ा है, बल्कि ये काफ़ी डिटेल में होता है और भी, तो हमने इतनी डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है BSc लेवल पर।
ठीक है, जब आप एमएससी करेंगे, एमटेक करेंगे, तब आप देखिएगा, या जब फिजिकल केमिस्ट्री में इस पार्ट को करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में आप कर सकते हैं। फिलहाल हमें इतना ही करना है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस जो समझ में आती हैं, जितना हमने पढ़ा है उससे, वो हम देख लेते हैं। वेव फंक्शंस ऑफ एस ऑर्बिटल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स थीटा एंड फाई एंड डिपेंड ओनली ऑन डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल होता है वो लगभग आप देखिएगा कैसे शेप होती है उसकी, गोलाई में होती है। मान लीजिए न्यूक्लियस है तो बाहर जो है एस ऑर्बिटल उसके अगर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो वो उसकी जो शेप होगी वो एक तरह से गोलाई में होती है। तो ये एंगल पे डिपेंड नहीं करेंगे, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करेंगे, और केवल डिस्टेंस आर पे डिपेंड करेंगे। मान लीजिए आर डिस्टेंस है यहाँ से आर डिस्टेंस है, तो उस आर डिस्टेंस पे या रेडियस पे डिपेंड ये करेंगे, उसके आधार पे इनका जो है शेप निकल के आएगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स थीटा एंड फाई होंगे और डिस्टेंस आर पे डिपेंड करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल इज गवर्नड बाय e की पावर माइनस जेड आर बाय ए नॉट। देखिएगा रेडियल पार्ट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये टर्म जो है एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए 1s ऑर्बिटल इस पर डिपेंड करेगा, 1s ऑर्बिटल e की पावर माइनस जेड आर बाय ए नॉट पर डिपेंड करेगा, और जो 2s ऑर्बिटल है वो e की पावर जो है माइनस जेड आर बाय ए नॉट, 2a नॉट, और साथ ही देखिएगा यहाँ पर देखिएगा e की पावर माइनस जेड आर बाय 2a नॉट, और साथ में क्या है 2 माइनस जेड आर बाय ए नॉट। इन चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। ए नॉट क्या होता है? बोहर्स एटॉमिक रेडियस। ए नॉट क्या होता है? बोहर ने दिया था बोहर्स एटॉमिक रेडियस। 0.529 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आप याद रखिएगा। जेड क्या होता है? जेड एटॉमिक नंबर होता है। ए नॉट होता है बोहर्स एटॉमिक रेडियस, और जेड होता है कैपिटल में जो दिखाई दे रहा है आपको एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों चीज़ें 2s ऑर्बिटल को गवर्न करेंगी। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ पहले। अगर जेड आर बाय ए नोट की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर 2 के बराबर हो जाए, अगर 2 के बराबर हो जाए तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए जाते हैं हम इस पार्ट पे। अब अगर ये जेड आर बाय ए नोट 2 हो जाए, 2 माइनस 2 0, यानी कि पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 2s ऑर्बिटल के लिए आर आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। अब आप सोचिए अगर ये 2 नहीं है, ये 1 है, तो 2 माइनस 1 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब आप सोचिए कि जो जेड आर बाई 2 ए नोट है, ये आपके पास है 3, मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 है, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -1, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, आसान सी चीज़ है। और जो 1s ऑर्बिटल है वो केवल e की पावर माइनस जेड आर बाय ए नोट पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो जनरलाइजेशंस हैं उसका ही एक पार्ट है जिसमें हम कुछ शेप्स देखते हैं। इसमें देखिए क्या किया है हमने, रेडियल वेव फंक्शन लिया है एक तरफ आर आर, और आर के रिस्पेक्ट में हम देखा है कि किस तरह से शेप्स बनती हैं। तो 1s ऑर्बिटल के लिए आप याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल के लिए लगभग ये ऊपर से चलती है ऐसे एक कर्व हमेशा। ठीक है, कोई भी ये 2s ऑर्बिटल है तब भी ऊपर से चल रही है। एस ऑर्बिटल्स के लिए हमेशा ऊपर से चलेगी नीचे की तरफ, ये आप याद रखना।
और बाकी जो है पी डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं, इससे ज़्यादा तो कोई पूछेगा नहीं, इनके लिए हमेशा नीचे से चलती है, ठीक है, ये नीचे से चलेगी ऐसे, हमेशा ज़ीरो के पास से चलेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिएगा, एक फॉर्मूला पहले भी आपको बताया था मैंने, n माइनस एल माइनस वन। तो देखिए 1s ऑर्बिटल के लिए n क्या है 1, l क्या है 0, क्योंकि s p d f आपको बताया हुआ है 0 1 2 और 3। s के लिए वैल्यू l की 0 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, यानी कि नोड कितने आए, रेडियल नोड 0 है, 0 है रेडियल नोड्स 1s के लिए। तो इसलिए ये लाइन यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अगर क्रॉस करेगी तो वो नोड बन जाएगा, वो दर्शाएगा कि ये नोड है, और नोड क्या होता है, वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होती है। तो इसलिए इसको टच नहीं करना, टच करेगी तो इसका मतलब 0 हो जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ये, देखिए ध्यान से, 1s ऑर्बिटल के लिए ये यहाँ पर जहाँ पर क्या है, ये r जो है 0 है, r 0 है, यहाँ पर क्या कर रहा है ये, r 0 पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि न्यूक्लियस की सतह पर, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना, तो ये भी एक सवाल है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। अगले लेक्चर में हम कुछ और करेंगे जिसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। और देखिएगा 2s के लिए देखिएगा, n माइनस एल माइनस वन करते हैं, तो n है अपने पास 2, l है 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है -1, तो नोड निकल के आया 1, रेडियल नोड निकल करके आया 1, तो यानी कि एक कट तो लगेगा, ये लाइन क्रॉस करेगी यहाँ पर, तो एक नोड हमें मिल गया। मैंने आपको क्या क्या सिखाया कि s ऑर्बिटल में ऊपर से चलना है, नोड आया है तो नीचे क्रॉस कर जाइए और इसको ऐसे ले जाइए, ये दोबारा क्रॉस नहीं होएगी यहाँ पर, नहीं तो दूसरा नोड बन जाएगा भाई, नोड एक ही निकला है अपना, ठीक है, तो इसको ऊपर रोक देंगे। अब देखिए 3s के लिए भी देख लेते हैं, तो n माइनस एल माइनस वन 3s के लिए क्या होगा, 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि 2 नोड्स। देखिए एक नोड ये आया, फिर क्रॉस किया ऊपर, दूसरा नोड आ गया, फिर यहाँ छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो 2 नोड्स आ गए, ये 1 और 2। 2p के लिए देखिएगा, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, 0 नोड, देखिए क्रॉस नहीं कर रही, 0 नोड आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3p के लिए देख लेते हैं, 3 माइनस p के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 1, तो ये आया अपने पास एक नोड, तो देखिए एक नोड है यहाँ पर। 3d के लिए देख लीजिए, 3 माइनस 3 कहाँ से लिए, यहाँ से n की वैल्यू। d के लिए आपको बताया था s p d f, दोबारा बता रहा हूँ 0 1 2 3, तो d के लिए क्या वैल्यू है 2 -2, और फॉर्मूला -1 तो होता ही है, तो कितना नोड आया, 0 नोड आया। देखिए टच नहीं कर रही है, यहाँ पर 0 नोड है, इसलिए टच नहीं कराना। तो याद क्या रखना है आपको कि s ऑर्बिटल में ऊपर से चलना है, बाकी pdf में हमेशा यहाँ से चलना है, ठीक है। तो आराम से आप ये बना सकते हैं। अब देखिए कमी क्या है यहाँ पर, यहाँ पर एक और कमी जो है, भारी भरकम कमी आपको नज़र आएगी कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, अगर मैं हूँ इस दुनिया में, तो मैं पॉजिटिव, मेरी वैल्यू पॉजिटिव है, मैं हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ इस दुनिया में तो 0 है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये नीचे कर्व चली गई, ये दर्शा रही है नेगेटिविटी, कि नेगेटिव में है वैल्यू, कोई चीज़ नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसके बारे में, इसका जो सुधार है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या किया गया ताकि ये या तो पॉजिटिव रहे या 0 रहे, इलेक्ट्रॉन भी या तो है या नहीं है, अगर है तो पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर नहीं है तो 0 है। कहीं पर इलेक्ट्रॉन अगर है तो हम कहेंगे हाँ प्रोबेबिलिटी है इसकी, पॉजिटिव में है, और अगर वो वहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम कहेंगे 0 है, उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस चीज़ को हम
अगले लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।